ये वो कहानी है जिस पे अगर आने वाले वक्त में कोई फिल्म या वेब सीरीज़ बन जाए तो हैरानी नहीं होगी, मुझे खुद हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इसमें इतनी सारी मिस्ट्री है और इतने सारे सवाल और इतनी सारी चीज़ें कि क्या कहूँ। बस सिर्फ एक झलक के लिए आपको बताऊँ कि एक फैमिली है इसी देश में, हमारे केरल के कोची शहर में, जो पिछले 20 सालों से एक लैंडलाइन फ़ोन है उसको सरेंडर नहीं कर रहे, उस लैंडलाइन फ़ोन को कटवा नहीं रहे। आजकल मोबाइल का दौर है, आपको पता है, हर एक हाथ में मोबाइल है। लैंडलाइन आजकल नंबर किसके पास होता है, घर पे बहुत कम। मुझे भी कई साल पहले मैंने शायद कटवा दिया था। लेकिन इस एक फैमिली को उस लैंडलाइन नंबर को बंद करने के पीछे की उनकी कहानी ये है कि 20 साल से उन्हें इंतज़ार है कि इस लैंडलाइन फ़ोन की एक घंटी बजेगी, और जिस दिन ये घंटी बजेगी उस दिन 20 साल से जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उसका कोई सुराग, उसका कोई पता मिल जाए। और ये उम्मीद इसलिए है कि जिसकी तलाश उन्हें पिछले 20 सालों से है, अगर वो अभी भी है इस दुनिया में, तो उसे सिर्फ एक चीज़ पता है, और वो इस घर के इस लैंडलाइन फ़ोन का नंबर। वो नंबर उसे पता है, और इसीलिए ये परिवार उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसी नंबर पर उन्हें उम्मीद है कि एक दिन कॉल ज़रूर आएगा, उस फ़ोन की घंटी बजेगी और फिर उनकी शायद सारी परेशानी ख़त्म हो जाए। तो ये फैमिली 20 साल से इसीलिए इस लैंडलाइन फ़ोन को ढो रहा है। कई लोगों ने कहा लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं कटवाया। ये कहानी केरल के कोची की है और ये कहानी है स्मिता की। स्मिता केरल की एक रहने वाली, घर वाले एक अच्छा लड़का देखते हैं उसके लिए, नाम एंथोनी। एंथोनी भी कोची का रहने वाला। दोनों परिवार आपस में बैठते हैं और स्मिता की शादी एंथोनी से कर देते हैं। एंथोनी एक मैरीन इंजीनियर था और दुबई में जॉब करता था। अच्छी खासी उसकी नौकरी थी, तो उसे भी लड़की पसंद, स्मिता को भी एंथोनी पसंद था। दोनों के घर वालों की भी रजामंदी, शादी हो गई। अब शादी के बाद कुछ वक्त तक हनीमून पीरियड, उसके बाद हनीमून मनाने के बाद वापस एंथोनी अपने काम पर दुबई लौट जाता है। अब दुबई जाने के बाद ये शादी होती है 2005 में। दुबई लौटने के बाद अब इधर स्मिता अकेली है और एंथोनी ने वादा किया है कि वो जल्दी उसके वीज़ा का इंतज़ाम करेगा, वहाँ उसके रहने का इंतज़ाम करेगा और उसे अपने वापस बुलाएगा। 2005 का दौर था, उस वक्त ख़त पत्र ये सारी चीज़ें चलती थी, तो स्मिता अपना दिन एंथोनी को ख़त लिखने में ही बिता देती थी। वो उसको हर रोज़ ख़त लिखती और अपनी ज़िंदगी की उस दिन की छोटी छोटी जो बातें होती वो भी एंथोनी को बताती कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने ऑफिस में क्या हुआ, आज ऑफिस में किससे मेरी दोस्ती हुई, किससे झगड़ा हुआ, मैं कैसे कैब जो ऑटो या जिस पे गई, घर में आज ये बना, और आखिर में वही कि तुमको बहुत मिस कर रही हूँ, हम साथ हों, दुबई आऊँगी तो यहाँ यहाँ घूमूँगी, यहाँ वहाँ जाऊँगी। ये सिलसिला चलते रहा अगले 4 महीने तक। 4 महीने के बाद आखिरकार एंथोनी ने स्मिता का पहले पासपोर्ट बनवाया, उसके बाद यूएई का वीज़ा लगा। 55 डेज़ का ये वीज़ा था। अब इस वीज़ा के मिलने के बाद जो स्मिता है वो पहुंचती है दुबई 1 सितंबर 2005। 1 सितंबर को दुबई पहुंची, वहाँ एंथोनी उसे लेने आया, दोनों खुश। लेकिन सिर्फ 2 दिन बीते थे दुबई में। 3 सितंबर अब आ गई तारीख 2005। 2 दिन बाद 3 सितंबर को स्मिता का हस्बैंड एंथोनी दुबई में इंडियन कॉन्सुलेट में पहुंचता है, वहाँ एम्बेसी में, और जाकर एक कंप्लेंट देता है। वो कहता है मेरी वाइफ 2 दिन पहले ही दुबई आई है और अचानक वो घर से गायब हो गई है, और घर में वो एक लेटर छोड़ कर गई है जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखा है। वो लाइन ये है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके साथ जा रही हूँ। मतलब वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। ये एक लाइन लेटर का, उसकी एक कॉपी एंथोनी ने इंडियन कॉन्सुलेट को दिया और कंप्लेंट लिखा है कि मेरी बीवी गायब, मैंने ढूंढा मिला नहीं, ये लेटर मिला है। इसका मतलब वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। इंडियन कॉन्सुलेट ने फिर दुबई पुलिस को ये कहा कि आप इस मामले की जांच कीजिए। अब दुबई पुलिस को भी वो लेटर 1 लाइनर
और पूरी डिटेल दी गई, दुबई पुलिस ने जांच की, लेकिन स्मिता का पता नहीं चला। इधर अब केरल के कोची में स्मिता के फैमिली को पता चला कि वो अचानक गायब हो गई। उन्हें अपने दामाद पे शक हुआ क्योंकि सब कुछ ठीक था। तो उन्होंने केरल पुलिस को कांटेक्ट किया, कहा हमारी बेटी गायब है, आप रिपोर्ट लिखो। केरल पुलिस ने कहा कि वो गायब दुबई में हुई है, ज्यूरिसडिक्शन दुबई का है, हम कैसे रिपोर्ट लिखें। केरल पुलिस ने भी टरका दिया। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, स्मिता का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो करीब 2005 का था, 10 साल बीत गए। 10 साल बाद स्मिता का कोई सुराग नहीं। इस दौरान लगातार परिवार, केरल पुलिस इधर उधर चक्कर काट रहा है। इसी दौरान, इसी बीच में एंथोनी एक बार दुबई से केरल पहुंचता है और कोची की एक कोर्ट में जाता है और वहाँ स्मिता के से डिवोर्स लेने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर देता है। वो कहता है कि स्मिता उसे छोड़ कर गई, ये लेटर है अपने प्रेमी के साथ, वो भाग गई, मुझे धोखा दिया है, तो फिर मैं ऐसी पत्नी के साथ कैसे रहूँ, वो कभी मिल भी जाए तो, इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए, इस बिहाफ पर चाहिए कि उसने मुझे धोखा दिया है और मुझे तलाक दिला दीजिए। अदालत ने एंटोनी को तलाक दे भी दिया कागज़ में, जो उसका पॉइंट सही है। बीवी गई, छोड़कर चली गई, लेटर ये सबूत है। अब एंथोनी ने तलाक ले लिया, तलाक कानूनी कार्रवाई पूरी हुई। उसके कुछ महीने के अंदर उसने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करने के बाद अब वो यहाँ से कोची से सीधे दुबई नहीं बल्कि यूएस पहुँच गया। यूएस की एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो अब एक मैरीन इंजीनियर के तौर पर जॉब करने लगा। इधर स्मिता के परिवार का हाथ खाली, बेटी गायब, कुछ सुराग नहीं, पुलिस कुछ कर नहीं रही। एक रोज़ कोची में केरल के चीफ मिनिस्टर पहुंचने वाले थे। कुछ लोगों ने बताया कि केरल के चीफ मिनिस्टर से जाओ, मिलो, शायद कोई मदद करे। स्मिता के फादर, उसका परिवार वक्त मांगता है, केरल के चीफ मिनिस्टर से मिलता है। केरल के चीफ मिनिस्टर पूरी कहानी सुनते हैं। उसके बाद वो स्टेट के डीजीपी को बुलाते हैं और कहते हैं कि इनकी बेटी को ढूंढने में मदद कीजिए, जैसे भी करना हो। अब चीफ मिनिस्टर का हुक्म डीजीपी को कहा गया। डीजीपी ने फ़ौरन एक क्राइम ब्रांच को मामला सौंप दिया। अब क्राइम ब्रांच इस मामले की तफ्तीश शुरू कर देती है। क्राइम ब्रांच जब मामले की तफ्तीश करती है तो क्राइम ब्रांच के पास भी और तो कुछ था नहीं, दुबई में स्मिता मिली नहीं, कहाँ गई मालूम नहीं। लेकिन जिस बिहाफ पे डिवोर्स लिया था एंटोनी ने, तो और उस वक्त जब स्मिता गायब हुई थी तब उसने उसके लेटर के कई कॉपी कराए थे और वो एक लेटर स्मिता के घर वालों को भी भेज दिया था उसके कज़न के हाथ। वो कज़न दुबई में रहता था कि देखिए आपकी बेटी अपने प्रेमी के साथ मुझे छोड़कर भाग गई है। तो वो लेटर सहेज कर रखा था घर वालों ने। अब मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया स्मिता की गुमशुदगी का। क्राइम ब्रांच ने केस लिया, पूछताछ की, जो भी सबूत थे वो सब सौंप दिए। अब क्राइम ब्रांच के हाथ में वो लेटर मिला जो स्मिता ने 2005 में लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ जा रही हूँ। क्राइम ब्रांच की टीम ने उस लेटर में जो मिला उसकी हैंडराइटिंग को फॉरेंसिक एक्सपर्ट से टेस्ट कराया कि वाकई ये स्मिता की हैंडराइटिंग है या किसी और की। रिपोर्ट आई, पता चला कि स्मिता की तो राइटिंग ही नहीं है, तो फिर किसकी है? क्राइम ब्रांच ने कहा कि अब किस पे शक किया जाए। तो अब क्राइम ब्रांच ने यह तय किया कि स्मिता की हैंडराइटिंग तो है नहीं, तो चलो उसके हस्बैंड एंथोनी की हैंडराइटिंग से मिलान कराते हैं। दोबारा फॉरेंसिक लैब गया हैंडराइटिंग टेस्ट के लिए। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने जांच की। वो जो लेटर लिखा था 2005 सितंबर में स्मिता ने, एंथोनी की जो बहुत सारी चीज़ें थी घर वालों के पास, उन्होंने सैंपल भी दे दिया था। एंथोनी की हैंडराइटिंग से वो लेटर लगभग मैच कर रहा है, 100% नहीं, लेकिन ये था एक्सपर्ट की राय कि ये हैंडराइटिंग एंथोनी की हो सकती है। यानी एंथोनी ने स्मिता के नाम पर ये वन लाइनर लिखा, और अगर लिखा तो फिर इसका मतलब क्या है, स्मिता कहाँ है? अब जब क्राइम ब्रांच के पास ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आई हैंडराइटिंग की, तो उन्होंने फिर फर्जीवाड़ा के तहत एक केस दर्ज किया। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि एंथोनी यूएस में था अपनी दूसरी पत्नी के साथ। अब एंथोनी आए तो फिर आगे की कहानी पता चले।
तो एंथोनी को भारत कैसे लाया जाए? इसके लिए फिर पुलिस ने जाल बिछाई, एंथोनी के कुछ फैमिली को अपने साथ मिलाया और बहाने से एंथोनी को 2015 में केरल बुला लिया। जैसे ही एंथोनी केरल पहुंचता है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फर्जीवाड़ा के केस में कि आपने हैंड राइटिंग और उसका लेटर बनाया, इसमें था कि मिसिंग के केस में, और ये कि उसकी गुमशुदगी के पीछे उसी का हाथ है। अब एंथोनी गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, कोई फ़ायदा नहीं। उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, लेयर वाइज टेस्ट हुआ, ब्रेन मैपिंग हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। इन सब चीज़ के बाद करीब 80 दिन तक वो जेल में रहा और उसके 80 दिन के बाद एंथोनी को ज़मानत पर छोड़ दिया गया। अब वो बाहर आ गया। लेकिन इधर जैसे ही क्राइम ब्रांच ने ये रिपोर्ट दर्ज की कि ये फेक फौज है, जो कि मैं अपने प्रेमी के साथ जा रही हूँ, तो क्राइम ब्रांच ने अब दुबई अथॉरिटी को कांटेक्ट करने की सोची। अब ये नया खुलासा होने के बाद केरल पुलिस को भी लगा कि मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल है। फैमिली ने तब तक एक एप्लीकेशन डाल दी कि मामला चूँकि एक दूसरे देश का भी है, क्राइम ब्रांच पता नहीं कितने हर्डल पार कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। अब फैमिली पहुंच गई हाई कोर्ट केरल। केरल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। अब 2016 में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई जांच कर रही है और केरल हाई कोर्ट ने एक और ऑर्डर दिया था, वो ये कि इंडियन कॉन्सुलेट दुबई अथॉरिटी से बात करे और उस जो स्मिता के पम्फलेट, पिक्चर, ये सब भी वहाँ छपवाए, अखबारों में ऐड दे और उसे ढूंढने की कोशिश करें। तो इधर सीबीआई को केस गया, उधर फौज वाला मामला सामने आया। हाई कोर्ट ने पम्फलेट और पिक्चर वहाँ के अखबारों में देने का फैसला किया। तभी एक नया खुलासा आया। अब दुबई पुलिस भी हरकत में आई इस नए अपडेट से केस में कि जो 10 साल पहले गायब हुई उस मामले में अब ये है कि पति शायद उसने फॉर्ज किया उसके लेटर को। दुबई पुलिस ने फिर तफ्तीश शुरू की। इसके बाद अचानक दुबई पुलिस, अब सीबीआई भी चूँकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के थ्रू दुबई अथॉरिटी को कांटेक्ट किया, तो वहाँ से एक नई जानकारी आई। पता चला कि दुबई से 30 किलोमीटर दूर एक शारजा है, क्रिकेट की वजह से हम सभी जानते हैं। उस शारजा में 2006 में एक लाश मिली थी और वो लाश मुर्दा घर में रखी रही पूरे 1 साल तक। उस लाश के फ़ोटो लिए गए, तस्वीरें ली गई, उसके सैंपल लिए गए, डीएनए सैंपल लिए गए और वो लाश एक महिला की थी और उम्र लगभग वही जो स्मिता की थी। तो जब इधर केस में डेवलपमेंट आया तो उधर दुबई अथॉरिटी ने भी फिर अपने केस की जांच शुरू की, तो ये इन्फॉर्मेशन दिया गया और फिर ये हुआ कि वो लाश अभी भी मुर्दा घर में रखी हुई है, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं चला कौन है, तो उसको सहेज कर रखा गया है। जैसी ही नई जानकारी आई, केरल से स्मिता के माँ बाप दुबई पहुंचते हैं। सीबीआई ने कहा कि आप पहुंचो ताकि आगे केस में कुछ जानकारी मिले। अब ये दुबई पहुंचे, वहाँ पे इन्होंने जाकर दुबई पुलिस से मिले। दुबई पुलिस ने ये शारजा पुलिस ने वो लाश की तस्वीर दिखाई। लाश की तस्वीर दिखाई तो माँ बाप ने पहचान लिया, हालांकि लाश की हालत वैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी पहचान लिया और कहा कि ये लाश उनकी बेटी स्मिता की है। लेकिन सिर्फ तस्वीर देखकर कंफर्म नहीं हो जा सकता था। तो अब ये तय हुआ कि इसका डीएनए कराया जाएगा। तो माँ बाप के डीएनए सैंपल लिए गए। अब जब माँ बाप के डीएनए सैंपल लिए गए तो यहाँ पे एक अजीब ट्विस्ट आ गया। जो डीएनए रिपोर्ट आई माँ से तो लगभग मिल रही है, बाप से नहीं मिल रही है। अब दुबई पुलिस के सामने अजीब स्थिति कि क्या करे। तस्वीर पहचान रहे हैं लेकिन कानूनी रूप से उसका कोई मतलब नहीं है। फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है उसमें माँ के डीएनए मिल रही है, पिता का नहीं मिल रहा है, और माँ का भी मतलब थोड़ा थोड़ा है कि इफ बट हो सकता है। तो दुबई पुलिस ने फिर मानने से इनकार कर दिया कि स्मिता है, 100% कंफर्म नहीं है। माँ बाप बेचारे 1 हफ्ते वहाँ रहे, लौट कर आ गए कि क्या करें। इधर अब मामला सीबीआई जांच कर रही, 2019 आ गया। 2019 में सीबीआई ने कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की एंथोनी के खिलाफ और कहा कि ये मामला है, और चार्जशीट में एंथोनी को ही लगभग गुनहगार ठहराया।
उसके साथ जो वॉइस टेस्ट हुआ था, वॉइस लेयर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, इन सारी की रिपोर्ट भी दी गई। अब ये मामला अदालत में चल रहा है। स्मिता का कुछ पता नहीं है। अब लगभग 17-18 साल बीत चुके हैं। तभी केस में एक नया ट्विस्ट आता है। अचानक ट्विस्ट ये आता है कि स्मिता का एक कज़न जॉनसन दुबई में ही काम करता था, और जो लेटर मिला था वन लाइनर, वो पुलिस को और बाकी लोगों को उसी ने दिया था, उसके पति के अलावा। अब जॉनसन ने बताया कि जब 2005 में स्मिता पहुंची दुबई शादी के 4 महीने बाद, तब उस वक्त एंथोनी जिस घर में रहता था वहाँ केरल की एक और महिला रहती थी, उसका नाम था दिव्यानी। दिव्यानी केरल की थी और वहाँ जॉब करती थी दुबई में, लेकिन एक ही घर में रहते थे दोनों, और वो घर के काम भी कर दिया करती थी, लेकिन इसको लिव इन भी नहीं कह सकते। लेकिन जॉनसन ने ये कहा कि शायद एंथोनी और दिव्यानी के बीच में कोई रिलेशन था, इसलिए एक साथ रहते थे। अब इसी दौरान में स्मिता पहुंच गई दुबई। जब स्मिता पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति और घर में एक दूसरी महिला रह रही है। तो एक अकेला शख्स और एक महिला अगर रहे तो हमारे भारतीय परंपरा के हिसाब से तो फिर लड़ाई झगड़ा सब होना ही है, क्योंकि ये गलत मानते हैं। तो कहते हैं कि उसी में फिर झगड़ा हुआ और उसके बाद ये बात बिगड़ी। अब ये दिव्यानी इसलिए आई क्योंकि जॉनसन ने अब ये नया खुलासा किया। जब खुलासा किया तो फिर पुलिस ने तफ्तीश की, फिर दुबई पुलिस के पास ये जानकारी गई, तो पता चला कि 3 सितंबर को, जिस दिन दिव्यानी गायब हुई थी, उस दिन दिव्यानी नहीं, जिस दिन स्मिता गायब हुई थी, उस दिन उस घर में एक झगड़ा हुआ था, और झगड़ा हुआ था एंथोनी और स्मिता के बीच में, और इन दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई। और शायद स्मिता ने, क्योंकि जॉनसन का अभी तक बयान चल रहा है, जो उसका कज़न है, कि उसे गुस्सा आया था कि एक दूसरी महिला उसके साथ क्यों रह रही है, और फिर उसका पति पत्नी में झगड़ा हुआ। दिव्यानी को फिर जॉनसन ने थप्पड़ मारा कि तुम ही फसाद की जड़ो, तुम घर में क्यों रह रही है, हमारी बहन है, इससे शादी हो चुकी है। तो पलट के दिव्यानी ने भी उस पर हमला किया। फिर किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस आती है, जॉनसन और दिव्यानी दोनों को अरेस्ट कर लेती है, और ये कुछ दिन तक दोनों जेल में रहते हैं, और बाद में दिव्यानी को डिपोर्ट करके केरल भेज दिया जाता है। तो अब ये जब दिव्यानी की नई कहानी 17-18 साल के बाद सामने आई कि एक और कैरेक्टर है दिव्यानी, जो शायद जब स्मिता घर गई थी दुबई तो वहाँ विटनेस थी। तब ये हुआ कि भाई वो कहाँ है। तो नसीब की बात थी कि दिव्यानी केरल में थी, सीबीआई केस की जांच कर रही थी। अब दिव्यानी के घर तक पहुँचती है सीबीआई, दिव्यानी को पूछताछ करती है और हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद दिव्यानी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। 164 सीआरपीसी के तहत उसका बयान दर्ज किया जाता है। जब बयान दर्ज किया जाता है तो दिव्यानी जो बयान देती है वो ये है कि 3 सितंबर को जब वो अपने ऑफिस से घर लौटी तो उसने देखा कि स्मिता और एंथोनी में लड़ाई हो रही है। स्मिता के माथे से खून बह रहा है, शायद उसने उसे मारा था एंथोनी ने, और वहाँ 2 और लोग थे। ये देखकर वो वहाँ से चली गई, और फिर बाद में जॉनसन से उसका झगड़ा हुआ कि तुम्हारी वजह से पति पत्नी लड़ रहे हैं, तो हमारी हाथापाई हुई। फिर पुलिस ने हम दोनों को अरेस्ट कर लिया और मुझे केरल भेज दिया। अब जब यह खुलासा हुआ तो फिर उसने जब स्टेटमेंट दिया 164 के तहत, तो सीबीआई को अब लगा कि इस पूरे केस में कहीं ना कहीं दिव्यानी को पता है कि स्मिता कहाँ है। लिहाजा अब सीबीआई ने उसका टेस्ट कराने का फैसला किया। लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया, उसकी ब्रेन मैपिंग कराई, और ये सब कराने के बाद अब एक आखिरी टेस्ट था, और वो था वॉइस टेस्ट। उसके लिए अहमदाबाद जाना था। ट्रेन से, कोच्चि से केरल पुलिस दिव्यानी को लेकर अहमदाबाद जा रही है, और जब वो अहमदाबाद जा रही है तो रास्ते में जब अहमदाबाद अभी आने में 2-3 घंटा बाकी था, दिव्यानी सीबीआई वालों से कहती कि मुझे वॉशरूम जाना, वो वॉशरूम जाती है, और उसके बाद जब वो बाहर नहीं आती तो सीबीआई की टीम फिर वॉशरूम के पास जाती है, देखती है फीमेल अफसर भी थे, दरवाज़ा खोला जाता है, वो अंदर बेहोश थी,
फ़ौरन ट्रेन रुकवा कर उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन कुछ घंटे बाद दिव्यानी की मौत हो जाती है। अब ये अजीब इस केस में एक ट्विस्ट था कि इतने सालों के बाद एक नया कैरेक्टर दिव्यानी नाम के सामने आई। उसने 164 के तहत बयान दिया। उसने बताया 3 सितंबर को झगड़ा हुआ, विटनेस थी और वो उसके साथ रहती थी। तो क्या इस रिलेशनशिप की वजह से स्मिता गायब है, और गायब है तो कहाँ है, जिंदा है भी कि नहीं। और अब जब उसका एक टेस्ट कराने के लिए सीबीआई अपनी कस्टडी में उसे लेकर जा रही है, तो वो ट्रेन के अंदर ही बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला उसने कोई जहरीली चीज़ पी ली थी और एक तरह से उसने सुसाइड कर लिया। अब दिव्यानी सुसाइड क्यों करेगी, ये एक और सवाल था। अब इसके बाद जब दिव्यानी के सारे जो पहले टेस्ट हुए थे, उन सारी चीज़ों को जब एक्सपर्ट ने देखा तो उनकी राय ये थी कि स्मिता की गुमशुदगी के बारे में दिव्यानी को पक्का कुछ ना कुछ पता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाती उसकी मौत हो गई। तो अब एक दिव्यानी जो शायद स्मिता का पता बता सकती थी, शायद उसका असली अंजाम बता सकती थी कि वो कहाँ है, नहीं मालूम। इधर इसी दौरान में फिर एक शारजा से खबर ही आई कि जो डेड बॉडी रखी हुई थी, वो डेड बॉडी 3 मार्च 2006 को मिला था और उसकी मौत 3 मार्च 2006 को हुई थी, जबकि जो स्मिता थी वो 2005 में गायब हुई थी 3 सितंबर को। तो अगर मौत वो 3 मार्च को हुई तो इसका मतलब है सितंबर से मार्च के बीच में स्मिता जिंदा थी और दुबई से शारजा थी। तो अगर जिंदा थी तो वो इस पीरियड में किसके साथ थी। और जो उसकी डेथ रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्मिता की, उसमें नेचुरल डेथ था, उसमें कोई ये नहीं था कि ये मर्डर या अननेचुरल डेथ है। तो क्लियर था कि नेचुरल डेथ है, अपने आप उसकी मौत हुई। लेकिन वो गायब होने के बाद भी अगले कई महीनों तक जिंदा थी। तब यहाँ सवाल ये था कि अगर वो वाकई स्मिता की लाश थी तो फिर स्मिता तो कहीं और थी और उसकी मौत तो नेचुरल थी, मर्डर तो हुआ नहीं। तो भी एक और ट्विस्ट आया। अब इन सारे ट्विस्ट के बीच में इधर सीबीआई कोर्ट में पहुंचती है, मामला चलता रहता है, सुनवाई होती रहती है। और अभी 19 नवंबर 2024 कोर्ट अपना फैसला सुनाती है इस पूरे केस में। और कोर्ट का जो फैसला था वो इस कहानी में और भी ट्विस्ट ले आया। कोर्ट ने एंथोनी को बरी कर दिया। उसने कहा कि स्मिता की गुमशुदगी है, स्मिता को मारने या जिंदा है, इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। और किन किन बिहाफ पे कोर्ट ने बरी किया, पहले वो सुन लीजिए। उसने कहा कि एक सबसे बड़ा सबूत ये था कि ये लेटर फॉर्ज है, यानी कि स्मिता ने जो लिखा था, मैं अपने प्रेमी के साथ जा रही हूँ 3 सितंबर 2005, वो स्मिता की हैंडराइटिंग नहीं थी। एक्सपर्ट के हिसाब से एंथोनी से ज़्यादा मिलती थी। लेकिन सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की उसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो लेटर कई हाथों से होकर गुजरते हुए इंडियन कॉन्सुलेट और दुबई पुलिस और फिर केरल पुलिस तक पहुंची है। और जो केरल पुलिस तक लेटर पहुंचा, वो लेटर जॉनसन ने दिया था, जो कि स्मिता का कज़न था। तो हो सकता है कि इतने हाथों से ये लेटर गुजरा है, इसमें कोई भी कर सकता है। तो ये कि एंथोनी ने ही ये लेटर लिखा, इसके पुख्ता सबूत सीबीआई पेश नहीं कर पाई है, पहली चीज़, इसलिए उसको नज़रअंदाज कर दिया। दूसरा ये कि खुद शारजा पुलिस ने कहा कि अगर वो स्मिता है तो वो मार्च 2006 में उसकी मौत हुई, जबकि जो स्मिता है इधर दुबई वाली, वो 3 सितंबर से गायब थी। इसका मतलब है वो गायब होने के बाद भी कई महीने तक जिंदा रही। और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी मौत नेचुरल थी। तो अगर 1% को मान भी लें कि वही स्मिता थी, तो वो नेचुरल डेथ मरी, इसका मतलब है उसका कत्ल नहीं हुआ, तो कोई सबूत नहीं है। तीसरा, जो वॉइस और ब्रेन मैपिंग और वॉइस लेयर टेस्ट हुआ था, उसके बारे में एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेने के बाद कोर्ट ने कहा कि इन सारी चीज़ों से जो एक्सपर्ट का मानना है, कहीं पर भी एक बार भी एंथोनी ने ये जाहिर नहीं होने दिया या इस सारे टेस्ट का रिपोर्ट कंक्लूजन ये नहीं आया कि वो इन सब के पीछे है। कोर्ट का मानना था कि एंथोनी को जो स्मिता की गुमशुदगी के बारे में कुछ पता नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है और वो सच कह रहा है।
क्योंकि एक्सपर्ट ने कहा है, उसकी ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो या फिर वॉइस लेयरिंग टेस्ट हो, तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के हिसाब से वो गुनहगार नहीं है। करीब 20 साल के बाद 19 नवंबर 2024 केरल हाईकोर्ट ने एंथोनी को बरी कर दिया। एंथोनी जब 15 में अरेस्ट हुआ था, उसके बाद से लेकर अगले 9 साल तक बेल पे था। उस शर्त एक ये थी कि वो बाहर नहीं जा सकता देश छोड़कर, तो वो अमेरिका भी नहीं गया, वो वहीं केरल में रहा। अब बरी हो गया है, अब आगे पता नहीं वो जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक दूसरी कहानी हो रही थी, और वो कहानी ये थी कि स्मिता का परिवार 2005 से अपनी बेटी, अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा कि वो कहाँ है, और वो परिवार सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता है कि स्मिता का सच है क्या, उसके साथ हुआ क्या, किसने क्या किया, क्या वो वन लाइनर लेटर सच्चाई है? अगर है तो फिर परिवार का मानना है कि 20 लंबे साल गुजर गए, कभी तो स्मिता को याद आती और घर पे फ़ोन करती या बात करती। और अगर वो गायब है तो फिर कहाँ है? अगर उसका कत्ल हुआ है तो किसने किया है? इसमें दिव्यानी का क्या रोल है, इसमें एंथोनी का क्या रोल है? पता को मतलब उस घर में किसी को पता नहीं। और बेटी का सच जानने के इंतज़ार में 19 साल बिताने के बाद स्मिता के पिता की मौत हो गई। अब घर में स्मिता की बड़ी बहन है, माँ है और उनके जीजा जी हैं। जब तक पिता जिंदा रहे मोबाइल का दौर आ गया। जब जब किसी ने कहा कि इस लैंडलाइन को हटाओ, वो भड़क जाते थे कि स्मिता के पास ले देकर इस घर का एक ही नंबर है और वो लैंडलाइन नंबर है, क्योंकि उसके बाद घर वालों ने मोबाइल लिया और नंबर पता नहीं है। तो एक न एक दिन इस घर के लैंडलाइन की घंटी ज़रूर बजेगी, और जिस दिन बजी उस दिन स्मिता दूसरी तरफ ज़रूर होगी। ये इस परिवार की उम्मीद और भरोसा है। इसी उम्मीद में पिता की तो मौत हो गई, लेकिन बहन और माँ अब भी इसी इंतज़ार में है कि इस घर के इस लैंडलाइन के फ़ोन की घंटी कब बजेगी और उनकी बेटी का सच कब पता चलेगा। क्या पता दूसरी तरफ फ़ोन पर खुद स्मिता हो, और अगर वो ना भी हो तो क्या पता कोई फ़ोन पर ही उसके बारे में जानकारी दे दे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 20 साल बीत गए, पूरे 2 दशक, 2 डिकेड्स, स्मिता का सच आज भी नहीं पता। इतने सारे उतार चढ़ाव इस कहानी में आ गए, लेकिन कुछ पता नहीं। अगर उस लेटर के हिसाब से स्मिता वाकई उसका कोई प्रेमी था, उस प्रेमी का भी आज तक कोई राज पता नहीं कि वो कौन था। अगर होता तो शायद कुछ ना कुछ तो खबर मिल ही जाती। हर जिंदगी के पहलू को स्मिता के उसके घर वालों ने, पुलिस ने, फिर सीबीआई ने छान मारा कि शायद कोई उसकी ज़िंदगी में हो तो खुलासा मिले, लेकिन एंथोनी के अलावा उसकी ज़िंदगी के किसी और पन्ने के बारे में कभी किसी को पता ही नहीं चला। तो स्मिता 20 साल, उम्मीद तो इस बात की है कि 20 साल तक शायद कोई ज़िंदा हो और परिवार से कांटेक्ट न करे, इसकी उम्मीद कम है। तो ज़्यादा गुंजाइश यही है कि शायद स्मिता की मौत हो गई हो, उसे मार डाला गया हो। पर कातिल कौन, लाश का क्या? जो मुर्दा घर में लाश थी वो भी अजीब मिस्ट्री है कि मुर्दा घर की लाश तब मिली जब स्मिता को गायब हुए सितंबर में गायब हुए, मार्च में मिलता है, और वो भी नेचुरल डेथ है। तो इन 6-7 महीनों का क्या? उस दौरान में जो पहली बार दुबई गई है स्मिता, एक अजीब अनजान देश में, बल्कि अनजान देश में, वो वहाँ 6-7 महीने तक किसके साथ रही? अगर वो स्मिता थी तो सवाल बहुत सारे हैं, जवाब किसी के लिए नहीं।